इस तरह से बताया कि च्यवनप्राश में कैसे पिस्ती बनाई जाती है। सारा खेल पिस्ती बनाने का है। मैं वो जो उसको आंवले को, पके हुए आंवले, पका हुआ आंवला होना चाहिए फरवरी मार्च का, वो भी। फिर उसकी पिस्ती बनाई जाती है, सेंका जाता है, घोटा जाता है, फिर दूसरी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तब वो च्यवनप्राश बनता है। वो बहुत स्वादिष्ट और बहुत शक्तिवर्धक होता है। इसी तरह से वो जो पेय बनाया था उसमें भी ये तासीर था। उनको बनाने की जो शास्त्रोक्त विधियाँ वे तो उन्हें ज्ञात थी हैं भी, लेकिन उनने अपने अनुभव से भी ये जाना और किया भी। यहाँ भी किया, कानपुर में भी किया। कानपुर में भी औषध के शाला में भी उनने औषधियाँ बनाते थे उस समय। वो तो संयोग रहा, मुझे पता नहीं कि यहाँ उनको क्यों, यहाँ से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था उनके लिए द्रोणगिरी का। बहुत प्रसन्न भी थे। बहुत छोटा था मैं उस समय, 10, 11, 12 साल का। मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो यहाँ से संभवतः शाहगढ़ गए या कुछ भी। शाहगढ़ में भी बहुत, ये जो सेठ जी हैं दामोदर जी, इनके अभिन्न मित्र हैं। घंटों ये लोग बैठ के गपशप चिट-चैट करते रहते थे। खूब मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और भी बहुत सारे। एक बात उनकी पूरे समय, पूरा लाइफ लॉन्ग एथिकल प्रैक्टिसेस इनने कभी नहीं छोड़ी, ये जो आज देखने को नहीं मिलती। एथिकल प्रैक्टिस, जिसकी अभी मेरी मलैया जी से बात हो रही थी, इसी बात को लेके, एथिकल प्रैक्टिसेस को लेके। एथिकल प्रैक्टिस मामा जी ने तो नहीं छोड़ी और ना छोड़ेंगे वो, और यही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को दिए। और मैं ये कहता हूँ, मेरे व्यक्तिगत राय है, जिस भी व्यक्ति ने एथिकल प्रैक्टिस छोड़ दी वो मनुष्य के रूप में कुछ भी है, लेकिन मनुष्य तो नहीं है। कानपुर का प्रवास, शाहगढ़ का प्रवास, द्रोणगिरी का मामा के रूप में मुझे नारियल मिला है, कठोर लेकिन उसके भीतर बहुत नरम और बहुत पौष्टिक और बहुत, तो ये मतलब ये सायास नहीं होता था, लेकिन मैंने बताया कि किन कारणों से ऐसा बंधन बनता। पूरे जीवन उन्होंने खादी पहनी, ये तो आपको सब देख ही रहे हैं। बीच में जब वो इस क्षेत्र में आए द्रोणगिरी में, यहाँ तो बड़ा आतंक था इस क्षेत्र में। मुझे जहाँ तक स्मरण है, रात्रि में यात्रीगण ठहरते नहीं थे, सब मलहरा चले जाते थे। तो सुझाव भी देते थे क्षेत्र के जो प्रबंधक लोग थे, कार्यकर्ता थे, कि आप मलहरा जाते। ऐसे समय में मलैया जी वगैरह उनको यहाँ लाए और उन्होंने वो जो चीज़ महसूस की कि कितना संघर्ष है जीवन में लोगों के बुंदेलखंड में। फिर जब वो ककरवाहा पहुँचे कानपुर से सीधे, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका अख्तियार किया कि राजनीति में राजनीति में दखल दिया जाए, और ये राजनीति उन्होंने शुरू की। और मैं आपको बता दूं, जब राजनीति शुरू की तो उस समय जो एमएलए हुआ करते थे दाऊ सरदार सिंह जी, वो ककरवाहा के आसपास की पोल का वो देखने ही नहीं आते थे। उन्हें भरोसा था कि डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छा पोल होगा, और होता भी था। अगर मामा उस समय चाहते तो बहुत अच्छा पद या स्थिति में आ जाते, लेकिन वे लगे रहे केवल इसलिए कि आतंक जो है ये समाप्त होना चाहिए। और स्वाभाविक है, जब आतंक फैलता है तो बुंदेलखंड में खासतौर पर पहला पीड़ित जैन होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है, बहुत आसानी से हिट किया जा सकता है। तो उन्होंने संघर्ष किया, वो धीरे 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 यहाँ भी नेत्र शिविर में काफ़ी काम किया, और दूसरे क्षेत्रों में भी सामाजिक कामों में भी काम किया, धार्मिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़ की भागीदारी करी। मैं तो जैसे कहूँगा, तो मेरे लिए तो बहुत दिया उन्होंने, समाज के लिए भी दिया तो ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मुझे और मेरे परिवार को बहुत उनसे मिला है। आप शिलालेखों के अनेक बार बताते थे, शिलालेखों के बारे में बात करते थे वो, ये शिलालेख देखो, ये शिलालेख देखो, ये शिलालेख देखो।
इसमें ये उल्लेख है, इसमें ये उल्लेख है, बहुत गहरी पकड़ उनकी शिलालेख है। अब उनके ज्ञान का उपयोग कैसे हो पाता है, जो एक बात चली बीच में, अभिनंदन ग्रंथ लिखा जाना चाहिए है ये कि जल्दी शुरू करें उसको, अन्यथा आपने भी, मामा जी ने, डॉक्टर साहब ने भी अभिनंदन ग्रंथ लिखा है, उसमें काफ़ी शिलालेखों का, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे ताऊ पंडित कोठिया गोविंदास जी साहित्याचार्य का अभिनंदन ग्रंथ लिखा, उन्होंने काफ़ी उसमें शिलालेख हैं। तो नवागढ़ में जैसे शिलालेख मिल रहे हैं, द्रोणगिर में शिलालेख हैं, पूरे बुंदेलखंड में शिलालेख फैले हुए हैं। तो ये उनके ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। तो बहुत लंबा हो रहा है मेरा, मैंने बताया कि बिफोर लंच ना आप पचा पा रहे हैं ना मैं पचा पा रहा हूँ समय को। इस आकांक्षा के साथ वीरपुरुषों से आकांक्षा है कि जीवते शरदास्पदम। धन्यवाद। वचन सुनने को मिलेंगे। मैं शीघ्रता से चाहता हूँ आदरणीय सिद्धायतन ट्रस्ट की ओर से स्वागत श्रृंखला पूरी हो जाए। श्री चंद्रभान जी, प्रदम्न फौजदार जी, सेवक चंद जी, इसके साथ ही मैं ककरवाहा से पधारे भाई प्रेमचंद जी से भी आग्रह करता हूँ एवं टीका आदरणीय निष्प्रह समाज वत्सल, आदर्श तीर्थ भक्त, आशु प्रज्ञावंत, कुशल चिकित्सक, जैन वाङ्मय के अध्येता डॉक्टर सुंदरलाल जी ककरवाहा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश के हीरक जयंती जन्मोत्सव अवसर पर श्री गुरुदत्त कुंडलिक एवं दैहिक चिकित्सकों की नगरी ग्राम ककरवाहा में जन्मे डॉक्टर सुशोभित, जन जन के प्रिय ही नहीं बल्कि नायक के रूप में भी आदरणीय हैं। आप एक लोकेशणाधीन मूक समाज सेवी हैं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग से वात्सल्य भाव पूर्वक निश्चल व्यवहार करना आपका कर्तव्य ही नहीं परम धर्म समझते हैं। आपकी इस मानवीय कर्तव्य परायणता ने ही आपको समाज वात्सल्य के रूप में स्थापित कर दिया है। आपने अपने योजनाबद्ध सुझावों एवं उपायों से बुंदेलखंडीय निकटस्थ तीर्थ क्षेत्रों एवं अन्य धार्मिक अथवा सामाजिक प्रतिष्ठानों का भौतिक विकास ही नहीं किया, अपितु अपनी प्रज्ञा एवं ऊर्जा का सफल प्रयोग करते हुए उनमें निहित प्राचीन पुरातत्वीय एवं कलात्मक पक्ष को उजागर करते हुए ऐतिहासिक महत्व स्थापित किया है। यह कार्य आपने निरपेक्ष भाव से संपादित कर तीर्थ क्षेत्रों के प्रति असीम श्रद्धा एवं भक्ति प्रकट की है। आपको लेखन कार्य में ऐसी महारत प्राप्त है कि आप किसी भी विषय पर तत्काल आलेख लिखकर अपनी समुन्नत व्युत्पन्न प्रज्ञा की स्थापना करने में सक्षम हैं। आप आयुर्वेद शास्त्री में निष्णात होने के साथ प्रायोगिक रूप से रोग की बातादिक व्याधियों के परीक्षण, निदान एवं उपचार पूर्ण समर्पण एवं लगन से करते हैं। औषधियों अथवा रस रसायन के स्वतः निर्माण के साथ साथ बाजुओं के परिमाण एवं परिशुद्धता का स्वयं ध्यान रखते हैं। आप आयुर्वेद शास्त्र के साथ साथ संस्कृत भाषा पर भी अधिकार रखते हैं। आप जैन आगम के अध्ययन एवं भावात्मक रूप से हृदयंगम करने में रुचिवंत हैं। आप प्राचीन आचार्यों एवं उनकी परंपरा से ज्ञानी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों का अध्ययन विशिष्टता से करते हैं। हम आपके इस हीरक जन्मोत्सव पर आपके दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह अभिनंदन पत्र प्राप्त कर गौरव का अनुभव करते हैं। भवदीप मास्टर चंद्रभान जैन द्वारा, प्रद्युम्न फौजदार बड़ाव लहरा, व्या मुन्ना लाल जैन साहेगढ़। इन्हीं शब्दों के साथ में दो पंक्तियां आदरणीय डॉक्टर साहब को देना चाहूँगा कि मूर्ति वंदनीय है। मूर्ति वंदनीय है इसलिए नहीं कि उसमें देवता विद्यमान है, अपितु इसलिए कि उसने तरह से जाने का दर्द सहा है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। टीकमगढ़ में ज्ञान मंदिर से पंडित सुरेश जी पिपरा वालों ने शुभकामनाएं। भारत सरकार में उप सचिव के पद पर आसीन माननीय हमारे बाबूजी डॉक्टर कैलाश चंद जी, प्रवीण जी,
जिनेश जी, मंच पर आसीन सम्मानित मंच, परिवार के समस्त सदस्यों और मेरे समस्त साथियों, आज दिल्ली से यहाँ आकर मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि बुंदेलखंड में केवल प्यार ही बरसता है और हम दिल्ली के लोग प्यार के लिए जो तरसते हैं और यहाँ से आकर प्यार को बोरियों में भर भर कर दिल्ली ले जाते हैं। आज का जो समारोह हो रहा है बाबूजी के अभिनंदन का, वो समारोह क्यों हो रहा है? केवल अभिनंदन के लिए या किस वजह से हो रहा है? जैसा मैंने सोचा है, ये अभिनंदन जो हो रहा है वो बाबूजी के संस्कार जो इन्होंने अपने बच्चों को दिए, उन संस्कारों का फल है। आज हम अपने बच्चों का तो वर्षगांठ मनाते हैं, 10वीं 12वीं 18वीं वर्षगांठ मनाते हैं, लेकिन माता पिता के वर्षगांठ को कौन मनाता है, ये मैंने आज यहाँ आकर सीखा है। पूरे परिवार का हर्ष देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी इस परिवार का सदस्य हो गया हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज से 19 साल के बाद जब बाबूजी अपनी 100वीं वर्षगांठ पर होंगे तो मुझे पुनः इसी परिवार के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त होगा और हम इस अभिनंदन समारोह को इससे दुगने उत्साह के साथ मनाएंगे। जैसा हमारे मित्र गिरी जी ने कहा, श्रवण बेलगोला की बात की मेरे अल्पसंख्यक के कार्यों के बारे में, मैं 4 साल से अल्पसंख्यक के कार्यों से जुड़ा हुआ हूं और इसी अनुक्रम में मेरा श्रेयांश भाई साहब से परिचय हुआ, प्रवीण जी से परिचय हुआ। 4 सालों में हमने काफ़ी कार्य किया और उस कार्य को हमने एक पुस्तक के रूप में संकलित किया है। इस पुस्तक में हमने भारत सरकार की सभी स्कीम्स का वर्णन किया है। इसके साथ ही 4 साल में किए जाने के बाद जो प्रश्न लोगों ने मुझसे किए, मैंने उन सभी प्रश्नों को इसमें संकलित करके उनका उत्तर दिया है। बाबूजी ने तो अपने पूरे जीवन भर समाज की सेवा की। मुझे अभी कुछ ही समय हुआ है थोड़ा सा अपने जैन समाज के लिए कुछ कार्य करने का, तो मैं अपना छोटा सा कार्य बाबूजी को आज इस पुस्तक के माध्यम से समर्पित करना चाहूँगा और मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना जैन धर्म का परचम देश में लहराया है, मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी सभी लोग मिलकर ऐसा ही परचम और उनके जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन को, उनकी जो कामनाएं हैं, उनको आगे बढ़ाते रहें। मैं भाई प्रवीण जी से अनुरोध करूंगा कि बाबूजी के सम्मान के लिए मेरा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। छोटू काय छोटू भीड़ भरी दुनिया में अपनी अलग एक पहचान कठिन है। भीड़ भरी दुनिया में अपनी अलग एक पहचान कठिन है। भीड़ भरी दुनिया में मिलनी एक मधुर मुस्कान कठिन है। कृपया मुस्कुराकर सब लोग स्वागत करिए। आदरणीय संदीप जी भारत सरकार के इतने बड़े पद पर होते हुए भी दिल्ली से चलकर यहाँ पधारे। जोरदार ताली ध्वनि करें, सबसे अनुमोदना होती है। इसके पश्चात मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय रत्नेश जी व्याख्याता से कि ज्ञान मंदिर के द्वारा दी गई गिफ्ट को सभी मंचासीन अतिथियों को प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय रत्नेश सर, इसके पश्चात ये श्रृंखला चलती रहेगी। चूंकि समय हमारे पास कम है, मैं अपने कुछ इनाम बताएंगे और गाजियाबाद से चलकर आए हुए हैं, जोरदार कपल ध्वनि कर दें। अमरत्व हृदय में मेरे है, फिर यम सभी लोग
बोलिए महामुनिराज गुरुदत्त स्वामी की। परम सिद्धि गुरुवर्य सुंदरलाल जी एवं श्रद्धेया उनकी श्रीमती जी, मंच पर बैठे हुए आज के अध्यक्ष परम सिद्धि कैलाश चंद जी, उप निदेशक उप सचिव अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के श्री संदीप जी, मान्य श्री चंद्रभान जी, श्री प्रवीण जी एवं सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मैं तो भांजा हूँ ना भतीजा हूँ, ना भी मेरे मामा हैं, ना चाचा हैं, ना काका हैं, और संभवतः शायद निकट के कोई रिश्तेदार भी नहीं होते हैं। परंतु मैं आप सबसे यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हमारा उनसे वह संबंध है जो आप सब किसी का भी नहीं है। हमारा उनसे संबंध गुरु शिष्य का है। आज तक मेरी यात्रा में जो मैंने सफलताएं प्राप्त की हैं अपने जीवन में, वह सभी उन्हीं की देन है। उन्होंने मुझे अंगुली पकड़ करके पढ़ाया है। मुझे वे दिन याद हैं कि जब मैं यहाँ से उनकी एक बात को सुनकर के एक श्लोक का वो अर्थ कर रहे थे, प्रारब्धेन खलु विघ्न भयेन नीचै। वो इतना मोटिवेट करते थे, इतना प्रेरित करते थे कि कोई भी व्यक्ति यदि सामने खाई भी है तो उसमें कूद जाए और आगे बढ़ने के लिए वो आगे निरंतर बढ़ता ही जाता था। तो उन्होंने इतना उत्प्रेरित किया कि मैं और एक लालचंद जैन, जो कि आजकल देवास में हैं, शासकीय सेवा में थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। रात्रि में, ये सन शायद 64 की बात है, और रात्रि में 2 बजे घर वालों को बिना बताए, क्षेत्र पर किसी को बिना बताए, सिर पर लोहे की पेटी रख करके और रात में भाग गए। पैदल चलते गए। शायद रोड पूरा बना हुआ नहीं था, पनवारी के पास पुलिया नहीं थी, दलदल वहाँ हो जाता था बरसात में, बसें चलती नहीं थी। और जाकर के रात में चलते हुए हम लोग उस वहाँ एक नाला, छोटी नदी है पनवारी के पास, वहाँ एक पेड़ है, उसके महुए के पेड़ के नीचे हम दोनों बैठ गए और चारों तरफ देख रहे थे, कोई आ तो नहीं रहा है, कहीं डॉक्टर सुंदरलाल जी तो नहीं देख रहे हैं। थोड़ा विश्राम करने के बाद देखा कि लालचंद जी के पिताजी और मेरे पिताजी वहाँ से पैदल चले आ रहे हैं। कहने लगे, तुम लोग क्यों भाग कर आए हैं? बहुत कुछ कहा, थोड़ी बहुत पिटाई भी हुई। तो हम लोगों ने कह दिया कि हम लोग तो डॉक्टर सुंदरलाल जी ने भगा दिया है। क्या वो कैसे भगा दिया है? बहुत पूछा तो हम लोगों ने कहा कि उन्होंने कल अपने व्याख्यान में और प्रार्थना की सभा में इतना कुछ बोला कि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कैसे पढ़ना लिखना चाहिए। हाँ, जो पढ़ने लिखने का बीड़ा उठा देता है वो कभी कदम पीछे नहीं खींचता है, और जो मध्यम दर्जे के लोग हैं वो काम तो प्रारंभ कर देते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, और जो अधम कोटि के लोग हैं वो प्रारंभ ही नहीं करते हैं किसी काम को। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग तो उत्तम कोटि का बनना है, वहाँ पढ़ने का कोई साधन नहीं है। तो गुरुवर्य डॉक्टर सुंदरलाल जी की बात को मान करके अंधेरी रात में 2 बजे हम लोग चल दिए, और इसलिए चल दिए कि नहीं चलते तुम लोगों को बता के जाते तो आप शायद जाने नहीं देते। तो ऐसे हमारे गुरुवर्य हैं, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वस्तुतः प्रतिबिंब ग्रहण करने के लिए
दर्पण की निर्मलता आवश्यक होती है। अगर दर्पण निर्मल नहीं है तो उस पर प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। डॉक्टर सुंदरलाल जी की आत्मा उस निर्मल दर्पण के समान है कि जो भी प्रतिबिंब पड़ा वह निश्चल भाव से पड़ा, उसमें कभी दाग नहीं था। भले किसी को दाग दिखाओ तो दाग उस निर्मल दर्पण का नहीं रहा, वो किसी दूसरे पर रहा। और उन्होंने हमेशा गुंजाइश रखी है कि हमेशा विमर्श से काम लिया जाए। अगर कोई विरोधी भी है तो उन्होंने अपना हृदय खुला रखा कि आओ वार्तालाप करो, विमर्श करो, बातचीत करो और हम सब मिल बैठ करके उस समस्या का समाधान करेंगे। आपने उनकी कई विशेषताएं सुनी, उसमें एक वैद्य के रूप में, सुयोग वैद्य के रूप में भी चर्चा आई। मैं ये माने गारंटी के साथ ही बात कहता हूँ, यदि उनकी योजनाओं पर अमल किया जाता, यहाँ की क्षेत्र कमेटी ने, यहाँ की स्थानीय समाज ने, लोगों ने अगर उनकी बात पर ध्यान दिया होता तो वो आज जो रामदेव का स्थान है उनसे बढ़ कर के कहीं डॉक्टर सुंदरलाल जी का नाम होता। उनके हाथ में वो नुस्खा था, वो ऐसी भस्में बनाते थे। अभी खाली च्यवनप्राश की हुई, क्योंकि च्यवनप्राश सभी खाना चाहते हैं, सभी ताकतवर होना चाहते हैं। चूड़ की गोलियां, हाजमे की गोलियां सभी खाना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ के नुस्खे का कमाल देखिए। वो एक बार कहने लगे कि कुछ भी हो, आदमी मर भी जाए, अगर मैं अपनी सीख की तीली से या कांच की सलाखा से थोड़ा सा ये भस्म उसकी जीभ में चटा दूं तो वो 4 घंटे तक जिंदा रह सकता है, और 4 घंटे इसे बड़े अस्पताल में पहुंचाने के लिए पर्याप्त है, जहां वो डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर हैं, वो जिंदा वहाँ कर देंगे। वो क्या था? अभ्रक भस्म। वो वहाँ लैब में, रसायनशाला में वहाँ बैठ करके, बल्कि कभी कभी तो रात भर बैठे रहते थे और कंडे जलते रहते थे। मैंने कहा गुरुजी क्या कर, मैं तो बच्चा था, वहाँ खेला करता था। विजय जी यहाँ बैठे हैं, कहाँ गए? विजय भी वहाँ घूमते फिरते रहते थे, उनके भांजे। और मेरे पिताजी वहीं रसायनशाला में काम करते थे। तो कहते भस्म तैयार हो रही है। मैंने कितना फुटी? उन्होंने कहा कि ये 100 फुटी है, 1000 फुटी तैयार करना है। ऐसे 1000 पदार्थों से उसको पका करके ज़मीन में वो भस्में तैयार की जाती थी, जो किसी के जीवन की संरक्षा देती थी। इतने मृदु स्वभावी, सरल स्वभावी शायद कोई नहीं हो सकता है। ऊपर से जरूर वो कठोर दिखते थे। हम तो उनकी उपमा नारिकेल से करते हैं। जैसे नारियल होता है, देखने में ऊपर से कठोर होता है, लेकिन अंदर सुगंधित सुस्वादु पेय भी होता है, खाने पदार्थ भी होता है, जैसे गरी कहते हैं। ऐसा ही उनका स्वभाव था। सबसे बड़ी बात उनके व्यक्तित्व की यह है कि एक शब्द राजनीति में सर्वहारा है। सर्वहारा वर्ग के वो मसीहा थे। मैंने यहाँ देखा है कि उनके पास न केवल जैन बल्कि जैनेतर समाज की भीड़ लगी रहती थी। उसमें सभी वर्ग के लोग हुआ करते थे। पढ़े लिखे लोग भी होते थे, अनपढ़ भी होते थे, मजदूर भी होते थे, पुरुष और महिलाएं सभी होते थे, और सबको समान भाव से आदर देते थे। बच्चा भी हो तब भी आदर देते थे। मेरे पिताजी को वो हमेशा बब्बा के नाम से पुकारते थे, और इतना आदर देते थे कि मेरे पिताजी नहीं, वो उनके पिताजी हैं। ऐसे डॉक्टर सुंदरलाल जी का गुणों का जितना उपकार माना जाए, जितना समाज स्मरण करे, वह बहुत कम है। अभी लोगों ने कहा, हमारे कुछ साथियों ने कहा कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये सम्मान समारोह है। अरे जब आंखें खुले तभी सवेरा। लेकिन कष्ट की बात है। कष्ट की बात क्या है? ये पहल कहाँ से हो रही है, ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये पहल जैन समाज की तरफ से होना चाहिए और जैनेतर समाज की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सुंदरलाल सिर्फ परिवार के नहीं हैं, पूरी जैन समाज के हैं और पूरी समाजेतर समाज के हैं। उनका सर्वतोभावी व्यक्तित्व न केवल जैन समाज के लिए है, बल्कि सबके लिए वरेण्य रहा है, सबके लिए अनुकरणीय है। उन्होंने दिल खोल के सबकी सहायता की है, अपने कपड़े तक उतार के दे दिए हैं। अगर कोई गरीब भिखारी आया, उनसे उसका दर्द सहन नहीं हुआ, तो हमने उनकी आत्मा में
महात्मा गांधी और बरनी जी का रूप भी देखा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो धर्मशाला है वहाँ हॉस्टल है, तो मैं डे स्कॉलर था, हॉस्टल में नहीं रहता था, यहाँ बाहर से पढ़ने जाता था। तो डॉक्टर साहब के नाम से परछाई से डर लगता था, क्योंकि वो बहुत कठोर थे, शासन प्रिय थे, अनुशासन प्रिय थे। और शासन, अनुशासन, प्रशासन तीनों शब्दों में बड़ा फर्क है। वो अनुशासन पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, प्रशासन का उपयोग तो बड़ी मजबूरी में करते थे। जहाँ अनुशासन काम नहीं आता वहाँ प्रशासन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर मैं जाता था, शाम को सभा में जाता था, तो वहाँ अक्सर मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी ये प्रार्थना कुछ कराते थे। वो मैं लेट पहुँच गया, कहने लगे कि बहुत जल्दी आए हो। तो बड़े साहित्यकार थे, ऊंचे साहित्यकार थे, सटायर की भाषा जानते थे। मैं समझ नहीं पाया, मैं बच्चा था, तो मैं भूला नहीं समाया, क्या दिमाग खराब हो गया? समझते नहीं हो, प्रार्थना हो रही है, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, भविष्य में देर मत करना। तो इस तरह अनुशासन प्रिय। एक उन्होंने जनगण मन अधिनायक की तर्ज पर एक जैन गीत था, तो उसमें, अब तो वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ता था, बच्चों से प्रेयर कराती थी तो हाथ को यूँ यहाँ, अब आज शायद प्रथा नहीं है। तो वो एक जैन धर्म का एक राष्ट्रगान का हो या राष्ट्रगीत, जो भी आप कह लें, उस रूप में उन्होंने विकसित किया था, जो बाद में बहुत समय तक ये परंपरा चलती रही, बाद में बंद हो गई, पता नहीं अभी प्रार्थना के रूप में अपनाया जाता है कि नहीं अपनाया जाता है। वे इस तरह अनुशासन प्रिय, वैद्य आदि ही नहीं, उनकी और भी इससे बढ़कर की विशेषताएं हैं। एक विशेषता मैं बता दूं, वो विद्वानों के भी विद्वान हैं। अच्छे अच्छे विद्वान डॉक्टर सुंदरलाल जी के सामने कांपते थे। शंका समाधान या कहीं साहित्य में, दर्शन में कोई शंका उपस्थित हो गई तो एक चर्चा आती थी कि भाई वहाँ पर दौड़गिरी क्षेत्र में या तो पंडित गोरेलाल जी हैं या डॉक्टर सुंदरलाल जी हैं, यही समाधान कर पाएंगे, और कोई समाधान नहीं कर पाता है। बल्कि कभी कभी तो ये होता था, जो विद्वान थे उतनी शास्त्रीय पद्धति से नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन आपने शास्त्रीय पद्धति से अध्ययन करके और अन्य ग्रंथों का भी आलोड़न करके, जैनेतर ग्रंथों का भी आलोड़न करके अपने ज्ञान को पराकाष्ठा पर पहुंचाया था। तो जिज्ञासा, अगर आप समझते हैं कि इनका व्यक्तित्व इतना बेजोड़ है, सर्वतोभावी व्यक्तित्व है, सर्वात्सायी व्यक्तित्व है, जो सभी समाज, जैन समाज के अतिरिक्त और भी जो जैनेतर समाज है, उसके लिए भी आपके गुण, आपके कार्य आदर्श के रूप में हो सकते हैं, तो इनका एक इस भव्य स्तर पर अभिनंदन का आयोजन होना चाहिए, जिनमें इनके जीवन के किए हुए जितने भी कार्य हैं उनका समाकलन एक ग्रंथ के रूप में होना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं कि हम लोग उसको तन मन धन से पूर्ण कराने में प्रयत्न करेंगे। आज उन्होंने एक बेटा अपने माँ बाप का वर्षगांठ मनाए, इससे प्रसन्नता की बात बेटे के लिए कि माँ बाप के लिए? बेटे के बेटों के लिए और क्या हो सकती है? उससे भी बढ़कर की प्रसन्नता माँ बाप को होती है। आज उनसे पूछो, उनकी छाती फूली नहीं समा रही होगी, वाकई में 36 इंच का चौड़ा सीना उनका होगा। इसी प्रकार से आज मैं अपने गुरु की 81वीं वर्षगांठ मना रहा हूँ। मुझसे गौरव और किसी को नहीं हो सकता है, मैं ही हृदय से अनुभव करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें मेरी भी उम्र लग जाए और वो दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, सताऊ हों, जिससे उनका मार्गदर्शन पूरी समाज को, देश को, राष्ट्र को बराबर मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ उनका मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।
पश्चिम वायम में द्रोणगिरी से रे गुरुदत्ताय मुड़िंदा मैं बाण गया नमो तेसम। हीरक जन्म जयंती महोत्सव के माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मंच,